बच्चों ये चैप्टर, इस चैप्टर की ऑलमोस्ट आखिरी आखिरी क्लासेस है, सारे इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ चुके हैं। चैप्टर क्या चल रहा है? अकाउंट्स एंड ऑडिट। चैप्टर क्या चल रहा है? अकाउंट्स एंड ऑडिट। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑडिट वाले पोर्शन में, वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है, जो पूरी अच्छे से हमने रिवाइज कर ली, पूरे जो 9 पॉइंट्स है। ठीक है, चलिए अब हेडिंग देखो क्या लिखा है। कंपनीज, ब्रैकेट में क्या लिखा है? ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑर्डर 2020। देखो ऑर्डर की बात हो रही है, 2020 में ऑर्डर दिया गया होगा। ये ऑर्डर देने वाले तो हमेशा हमारी सीजी रहती है। ठीक है, सीजी ने बोला क्या चलेगा बच्चा? ये कारो, कुछ सुना सुना लग रहा है। देखो ओल्ड सिलेबस वालों ने सेकंड ग्रुप में पढ़ लिया, न्यू सिलेबस वाले अभी ही पढ़ेंगे, फर्स्ट ग्रुप में ही पढ़ेंगे। अकाउंट्स है तुम लोग का, तो कारो एक होता है। ठीक है, चलो कारो का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, यही लिखा है ऊपर 2020। ठीक, चलिए ध्यान देंगे। तो ये कारो शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? कारो। फुल फॉर्म याद रखना है। वापस एक बार फुल फॉर्म मुझे बताओ क्या लिखा है? कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2020। ठीक, अब कारो आपको फॉलो करना पड़ता है, कुछ नहीं, ऑडिट में कुछ सारी डिटेलिंग्स की, एक्स्ट्रा डिटेलिंग्स की वो बात कर रहे हैं। तो कारो 20 एप्लीकेबल है, किस में एप्लीकेबल है? सारी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। कारो जो कुछ भी बोलता है, मतलब ये ऑर्डर में जो सारी बातें लिखी है वो सारी चीजें आपको माननी पड़ेगी। किसको माननी पड़ेगी? सारी कंपनी को, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। अब इन्होंने बोल दिया एक्सेप्ट, किसे मानने की जरूरत नहीं है? बैंकिंग कंपनी याद रखना है, देन इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और ओपीसी। 1% कंपनी को फॉलो करना नहीं है। और क्या लिखा है? स्मॉल कंपनी। और कुछ प्राइवेट कंपनीज को भी बना कर रखा है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, सर्टेन, मतलब कुछ प्राइवेट कंपनीज को भी। तो इन शॉर्ट कारो किस में एप्लीकेबल है? सारी कंपनी एक्सेप्ट जो लिस्ट दे रखी है इन्हें छोड़कर। चलिए इन्होंने बोल रखा है कुछ मैटर स्टेटेड है, 21 क्लॉजेस दे रखे हैं, 21 बातें दे रखी है। वो सारी बातें आप अपना जब ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे, फॉर एग्जांपल मान लो मेरी आईटेक्स कंपनी है, आईटेक्स कंपनी में कारो एप्लीकेबल है, तो जब कारो एप्लीकेबल होगा तो ऑडिट रिपोर्ट बनाते वक्त प्रैक्टिसिंग सीए को क्या करना है? ये 21 क्लॉज जो मैटर्स है, ठीक है, इन्हें भी ध्यान रखना है, ये उनकी रिपोर्ट में इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले अगर मैं बोलूं तो कारो 19 होता था, 18 होता था, ऐसे अलग अलग होते हैं। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट वाला चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? 20। मान लो अगर कुछ चेंज अमेंडमेंट्स करने हैं तो बच्चा 23 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, तो ऐसे कोई भी ऑर्डर पास किया जा सकता है। ठीक है, ये ऑर्डर पास करने वाला कौन होता है? ऑब्वियसली हमारी सीजी ही रहती है, सेंटर गवर्नमेंट ही रहती है, थ्रू एमसीए। एमसीए में वो नोटिफाई कर देगी। ठीक सॉरी, कारो अप्लाइड नहीं होता किसमें? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस चैप्टर में अपन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं। याद है क्या होता है? जब होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी या फिर एसोसिएट कंपनी, ये लोग साथ में क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेट साथ में बनाते हैं, तो इन्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट कुछ एक पैराग्राफ है, कुछ एक क्लॉज है। क्लॉज टोटल कितने हैं? क्लॉज टोटल कितने मुझे बताओ? 21 क्लॉजेस हैं। तो इन्होंने क्या बोल दिए? बाप रे, कुछ एक आध क्लॉज है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, बाकी करने की जरूरत नहीं है। नीचे डिटेलिंग दे रखी है सब्जेक्ट मैटर की। ठीक है, ये सारी चीजें उन क्लॉजेस में कवर होती है। फटाफट ऊपर से पढ़ेंगे। क्या मेंटेन करना है? प्रॉपर रिकॉर्ड। पहला पॉइंट प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन, ये पहला पॉइंट है। अभी रुक जाओ, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? इस कंपनी की क्या कोई बेनामी प्रॉपर्टी है? व्हाट डू यू मीन बाय बेनामी? ओनर कोई और है, फॉर एग्जाम्पल, वेरी गुड, फिक्टिशियस है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे खरीदना है, ब्लैक मनी यूज करना है, लेकिन मैं अपना नाम नहीं दिखा सकती क्योंकि शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में मैं आ जाऊंगी। ठीक है, मुझे छुपा कर रखना है अपने आप को। तो भाई मैंने किसी बंदे को पकड़ा, कोई पहचान का बंदा, भाई तेरे नाम को मैं बस दिखाऊंगा, इसके लिए मैं तुझे मोटा अमाउंट भी दे दूंगा। ऐसा होता है बच्चा, मैं तेरे नाम में बस शो कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में पैसा किसका लगा है? मेरा पैसा लगा है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल जो ओनर है, जिसका पैसा लगा है, वो प्रॉपर्टी में उसका नाम शो नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो ये सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं कोई बेनामी प्रॉपर्टी तो नहीं है इस कंपनी की, ये भी उसे आइडेंटिफाई करना है। देन फिजिकल वेरिफिकेशन करना है इन्वेंट्रीज का, क्वार्टरली रिटर्न्स, वर्किंग कैपिटल जिसका 5 करोड़ से ज्यादा है, ये देख लिया, डिटेल इन्वेस्टमेंट की, डिटेल पेमेंट। हम पढ़ क्या रहे? कारो जब अप्लाई होता है जिस कंपनी में, उसे ये सारे मैटर्स को भी कंसीडर करना है। कुछ बस डिटेलिंग दे रखी है। डिटेल किसकी? कोई भी डिफॉल्ट,
रिपेमेंट लोन को लेके, फंड्स को लेकर डिटेल, फ्रॉड को लेकर डिटेल्स, देन अनफेवरेबल कोई भी आंसर, कोई भी क्वालिफाइड आंसर आपको दिखता है, वो सारी चीजें। पहला पॉइंट जो बोल रहा था मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स, ये बस बोल रहा है सारी की सारी डिटेलिंग आप प्लांट एंड मशीनरी फिजिकली साइट में जाओगे, सीए जब ऑडिट करेगा तो ये सारी चीजें वो डिटेल में वहां पे साइट पे जाके प्रैक्टिकली देखे, तो ये कारो बोलता है, दैट्स इट, बाकी कुछ भी इस कारो में नहीं है। तो पूरा समरी बता रही हूँ, हेडिंग क्या लिखा है, कारो 2020। कारो 2020 स्पेसिफाइड किसमें है, सब में, एक्सेप्ट कुछ लिस्ट दे रखी है, किसको नहीं करना है, होल्डिंग सब्सिडी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो करने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने यहाँ पे कुछ बस डिटेल पॉइंट्स बता के रखे, इन सारी बातों का बस आपको ख्याल रखना है, दैट्स इट, क्लियर है। तो ओल्ड सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अकाउंट्स में, न्यू सिलेबस में अकाउंट्स में भी होगा, और यहाँ पे भी थोड़ा सा जिस्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए, अब आपका पूरे से खत्म होता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिट था, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है फटाफट बताएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले आता है बैलेंस शीट, और इसी के साथ पैरेलली क्या आता है, बोर्ड रिपोर्ट, और क्या आता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल, ये सारी चीजें, ठीक है। सॉरी मैं वहां चली गई थी, मीटिंग में क्या क्या पेश करना है ना। पहला आता है बैलेंस शीट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तीसरा अगर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, इक्विटी में तो वो भी, नेक्स्ट फाइनल वाला एक्सप्लेनेटरी जो अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोट आता है, ठीक है। चलिए, ये चार चीजें थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमें क्या करना पड़ता है, ऑडिट, जो कि प्रैक्टिसिंग सीए करता है। अब ये टॉपिक ओवर हो चुका है, अब एकदम फ्रेश टॉपिक है। अब जो टॉपिक है ये क्या लिखा है बच्चा, कॉस्ट ऑडिट। अब ये किसकी बात कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहा है क्या, नहीं, अभी तक अकाउंट्स की ऑडिटिंग हो रही थी जिसमें हमारा सीए था। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑडिट की बात हो रही, मतलब कौन आएगा, कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएमए, वेरी गुड, ठीक है। अब इनका इंस्टीट्यूट भी आप जानते हो, ठीक है, इनका खुद का अलग से सेपरेट इंस्टीट्यूट है। जैसे सीए का इंस्टीट्यूट है, जैसे सीएस का इंस्टीट्यूट है, वैसे ही बच्चा सीएमए का भी इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। अब आपने सीए वाली ऑडिटिंग तो देख ली, अब नेक्स्ट आप क्या देख रहे हो बच्चा, कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट जैसे ही खत्म हो जाएगा तो एक और ऑडिट पढ़ोगे, वो है आपका सेक्रेटेरियल ऑडिट, ठीक है। ओल्ड सिलेबस में सेक्रेटेरियल ऑडिट सी पार्ट में बहुत डिटेल में दे रखा है, ठीक है। न्यू सिलेबस में सेक्रेटरियल ऑडिट बस एक छोटा सा पोर्शन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ वहां भी कवर हो जाता है, यहाँ भी कवर हो जाता है। चलिए, तो कॉस्ट ऑडिट क्या है, चलिए देखते हैं। क्योंकि कॉस्ट ऑडिट वर्ड का मतलब तो आप जानते ही हो, हमारा इंस्टीट्यूट करता है, कॉस्टिंग को लेकर करता है। चलिए, अब पहले शॉर्ट में पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर कौन सा पढ़ रहे बच्चा, 148। सेक्शन नंबर कौन सा पढ़ रहे, 148। जब आप इसे पढ़ोगे तो दो बातें आएंगी, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, और क्या आएगा, कॉस्ट की ऑडिट। पहले तो रिकॉर्ड मेंटेन होगा ना। जैसे जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हम अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने देखा था ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन में सारी रिसीट्स, पेमेंट्स, जो भी सेल परचेज हो रहा है, और एसेट्स एंड लायबिलिटी पढ़ा था, और जो भी स्पेसिफाइड है, ठीक है, 148 में, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है। अब यहाँ पे भी ये सारी चीजें कवर है। चलिए, अब यहाँ पे पहले मैं आपको क्या समझाऊंगी, रिकॉर्ड मेंटेन करना, फिर इस रिकॉर्ड की क्या होगी बच्चा, ऑडिट। लेकिन एक बात अच्छे से समझना, जितनी डिटेलिंग आपने अकाउंट्स को लेकर पढ़ी है, उसकी ऑडिट को लेकर पढ़ी है, इतनी डिटेलिंग इसमें नहीं है। आधे से ज्यादा स्टेटमेंट होगा एज प्रिस्क्राइब, एज प्रिस्क्राइब, एज प्रिस्क्राइब। यहाँ पे उन्होंने खुद ही से लिमिट दी नहीं है, ये बस चाहते हैं कि आप बेस समझ लो, ठीक है। डिटेलिंग किसकी दे रखी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की। ये कॉस्ट अकाउंटेंट की इतनी डिटेलिंग दे रखी नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले ऑर्डर बाय द सेंटर गवर्नमेंट फॉर मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड, हेडिंग में ही सारी बातें लिखी है। क्या लिखा है, हेडिंग से ही समझो। सीजी क्या करेगी, ऑर्डर देगी कि भाई कॉस्ट रिकॉर्ड क्या क्या मेंटेन करना है, कुछ बताया नहीं, ये लिखा है मेंटेन करना है कॉस्ट रिकॉर्ड मैंडेटरी। किसके लिए मैंडेटरी है, जिसको सीजी बोल देगी, खत्म, कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑर्डर फॉर विच कंपनी, उन्होंने बोल दिया क्लास ऑफ कंपनी प्रिस्क्राइब। ऊपर बोला मैंडेटरी है, ऊपर क्या बोला बच्चा, मैंडेटरी है, सबको मेंटेन करना है क्या, कॉस्ट रिकॉर्ड। पहला पॉइंट क्या बोलता है, कॉस्ट रिकॉर्ड सबको मेंटेन करना है। कॉस्ट रिकॉर्ड कौन सा वाला, वही वाला जो सीजी बोलेगा। किसे मेंटेन करना है, उन्हीं कंपनी को जो सीजी बोलेगा। पहले मैंने बोल दिया था, इसमें ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, सब प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब। देखो क्या लिखा है, क्लास ऑफ कंपनी गुड्स को लेकर प्रिस्क्राइब, क्लास ऑफ कंपनी सर्विस को लेकर प्रिस्क्राइब, सब प्रिस्क्राइब्ड है। अभी तक क्या कुछ ठोस डेटा मिला, नहीं मिला। चलिए, इन्होंने कहा जो रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, कॉस्ट रिकॉर्ड जो मेंटेन करोगे, उसमें क्या क्या आता है।
नेचर बता रहे, उन्होंने बोला यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, कॉस्टिंग हो रही, कोई भी चीज बनाई जाती है तो उसकी कॉस्टिंग की जाती है, तो उस कॉस्टिंग की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा जो भी मटेरियल यूज्ड होगा, देन जो भी लेबर यूज होगी, या फिर एनी अदर आइटम्स। क्या कुछ बहुत ठोस बात बताई, मटेरियल बताया, लेबर बताया, अदर बोल दिया। ठीक, चलिए बढ़ते। अब कॉस्ट रिकॉर्ड खत्म, अब आता है हमारा कॉस्ट ऑडिट। तो रिकॉर्ड में आपको क्या पता चला, सबसे पहले रिकॉर्ड मैंडेटरी है बनाना, दूसरा किसको बनाना है, प्रिस्क्राइब्ड, जो भी गुड्स और सर्विसेज है। ठीक है, क्या नेचर है, मटेरियल है, लेबर है, अदर है। ये तो इन जनरल आप अपने दिमाग से खुद से सोचते हो तो भी यही सोचते, जब भी आपको कुछ चीज नहीं पता रहती तो क्या बोलते हो, एज प्रिस्क्राइब्ड, उन्होंने भी यही बोला। ठीक है, तो ऐसे कुछ ज्यादा तो बात अभी हमने नहीं पढ़ी। चलिए, अब उन्होंने बोला कॉस्ट ऑडिट, हाँ मैंडेटरी है, कुछ बताया नहीं। चलिए, किस पे मैंडेटरी है भाई, जिसकी नेटवर्थ प्रिस्क्राइब है, जिसका टर्नओवर प्रिस्क्राइब है, जिसे सीजी बोल देगा। कुछ पता चला अभी भी नहीं, आपकी मॉड्यूल में भी यही लिखा है, मॉड्यूल में भी कोई लिमिट नहीं बताई है, ऐसे नहीं कि शॉर्ट नोट्स है, आपकी मॉड्यूल ने कुछ बताया नहीं है। जब भी एस प्रिस्क्राइब लिखा रहता है तो बच्चा कहाँ जाते, रूल्स में जाते, रूल सीजी बदलता रहता है, तो क्यों प्रिस्क्राइब लिखा है, क्योंकि सीजी अगर इसे बदल देगा, ठीक है, तो ये लिमिट आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो याद करना है वो लिमिट किसके लिए याद करना है बच्चा, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें, जिसकी हमने बहुत डिटेलिंग में पढ़ ली, इसलिए इसकी डिटेलिंग भी नहीं है। दो चीजें डिटेल में पढ़ाई जाएगी, सीएस वाला और सीए वाला। सीएमए वाला उतनी डिटेलिंग नहीं है, लेकिन हाँ ये किसके सिलेबस में कवर होगा, उनके सिलेबस में कवर हो जाएगा, सीएमए वालों के, तुम्हारे सिलेबस में कवर नहीं है, उनका तो गवर्नमेंट के रूल्स भी बताए गए होंगे। क्लियर है। चलिए, अब कैसे अपॉइंट किया जाएगा, मुझे बताओ। हम जब नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे थे तो कौन अपॉइंट करा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर उस कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी बोर्ड को, फिर बोर्ड क्या करेगा आगे चलकर, मेंबर से रेटिफाई कराएगा। सेम इसमें भी यही है, वैसे तो कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड, लेकिन अगर कंपनी में ऑलरेडी ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी क्या करेगी, रिकमेंड करेगी, फिर बोर्ड इसे आगे किसके पास लेकर जाएगा, मेंबर्स के। सेम सारी चीजें कॉपी पेस्ट है, बस सबकी जगह कॉस्ट ऑडिटर लग जाएगा। आ जाइए, कॉस्ट ऑडिटर की अगर मैं बात करूं तो बच्चा ये कौन होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट होता है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट ओनली, कॉस्ट अकाउंटेंट कौन सा वाला, प्रैक्टिसिंग, इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं और बच्चा फर्म भी। चलिए, कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा, बोर्ड करेगा। कॉस्ट ऑडिटर शेल एडिशन टू ऑडिट कंडक्ट सेक्शन 143, इन्होंने क्या बोल रखा है, नॉर्मल सीए जो ऑडिट करता है वो तो होगा, ये अलग से ऑडिट करने की बात करें, लेकिन इसमें ऑडिट किसका किया जा रहा है, कॉस्टिंग का। एक फॉर एग्जांपल आईटेक्स कंपनी में अकाउंट्स का भी ऑडिट होगा, कॉस्ट का भी ऑडिट होगा और सेक्रेटेरियल ऑडिट भी होगा, लॉ का। तुम लोग किस टाइप का ऑडिट करते हो, कंप्लायंसेस ना, लॉ ना, तो तीनों टाइप के ऑडिट एक कंपनी में किए जा सकते। बस सीए अकाउंट्स को चेक कर लेगा, सीएस लॉ के कंप्लायंसेस चेक करेगा और सीएमए किसको चेक करेगा, कॉस्टिंग को। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये एडिशनल होता है अदर देन जो सीए करता है। ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 शेल नॉट बी अपॉइंट द कॉस्ट ऑडिटर। अब ये 139 में कौन सा वाला पड़ा, सीए वाला पड़ा। इन्होंने कहा एक सीए, प्रैक्टिसिंग सीए को आपने अपॉइंट कर लिया, किस काम के लिए, अकाउंट्स के लिए। अब जब वो अकाउंट का काम करेगा तो क्या साथ में पहले लिए क्या कॉस्ट का भी ऑडिट करेगा, नहीं। तो याद रखना ये ऑडिटर नहीं होना चाहिए, कॉस्ट ऑडिटर नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ठीक है, रेम्यूनरेशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर शेल बी डिटरमाइंड बाय द मेंबर इज सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब रेम्यूनरेशन सबसे पहले ऑडिट कमेटी रिकमेंड कर रही है ना किसे, ऑडिटर को, तो उसका रेम्यूनरेशन भी कौन रिकमेंड करेगा, ऑडिट कमेटी। फिर ये किसके सामने जाएगा, बोर्ड, फिर बोर्ड ये किसके सामने रखेगा, मेंबर। तो फाइनल कौन है जो इसे रेटिफाई करेगा, मेंबर। तो अपॉइंट भी मेंबर ही कर रहा है और इसे इसका रेम्यूनरेशन भी डिसाइड कौन कर रहा है, मेंबर्स। ठीक, नेक्स्ट, कंपनी शेल गिव ऑल असिस्टेंस और फैसिलिटीज। मतलब जब कॉस्ट ऑडिट करने वो आएगा, फॉर एग्जांपल आईटेक्स में कॉस्ट ऑडिट करने आए, विजिट करता है, तो बच्चा यहाँ के एम्प्लॉय सारी की सारी फैसिलिटी देंगे ना, रिकॉर्ड उसके हाथ तक पहुंचाएंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे, जा देख ले, ढूंढ ले, ऐसे बोलोगे क्या, अब ढूंढता रह जाएगा, नहीं, आपको हर तरीके से असिस्टेंट हेल्प तो कर रही है। क्लियर है। वापस कॉस्ट रिकॉर्ड में कुछ ठोस पड़ा नहीं, मैंडेटरी है, प्रिस्क्राइब कंपनी को प्रिस्क्राइब तरीका, जिसमें बस उन्होंने थोड़ा बहुत बता दिया, क्या, मटेरियल, लेबर और अदर कॉस्ट ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, कॉस्ट ऑडिट किसको करना है, मैंडेटरी है, जिन्हें बोल रखा है उन्हें करना है, जो भी प्रिस्क्राइब है, जिसका नेटवर्थ और टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड होगा। ठीक है, अपॉइंट करने वाला कौन है, बोर्ड। सारी चीजें सीए जैसी ही है। चलिए, सेम अगर ऑडिट कमेटी है या फिर ऑडिट कमेटी नहीं है। अगर ऑडिट कमेटी है तो
बोर्ड शेल अपॉइंट द कॉस्ट ऑडिटर, रिकमेंडेशन किसने दिया है? ऑडिट कमेटी ने। ऑडिट कमेटी साथ में रिकमेंड क्या करेगी? रेम्यूनरेशन भी। अब जो रेम्यूनरेशन सारी चीजें हैं ये बोर्ड किसके सामने रखेगा? मेंबर के सामने। अगर ऑडिट कमेटी नहीं तो बोर्ड अपॉइंट करेगा कॉस्ट ऑडिटर को और किसके सामने रख देगा? मेंबर के सामने। सेम सारी चीजें रिपीट। क्लियर है? अब आते हैं आपकी बोरिंग बुक में, आपका मॉड्यूल आ जाओ, क्या लिखा है? कॉस्ट ऑडिट। ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है देखो, पढ़ो क्या लिखा है। पहली लाइन फिर भी पढ़ना है। कंपनी, कौन सी कंपनी कॉस्टिंग करती है? जो कंपनी किसमें बिजी हो? प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, माइनिंग एक्टिविटी। तो इन सबको क्या करना है बच्चा? कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। क्लियर है बच्चा? और अदर आइटम्स जो भी भैया सीजी बोल दे, तो कॉस्ट रिकॉर्ड समझ में आया किसे मेंटेन करना है। चलिए, बाकी पूरा पैराग्राफ वही घिसी पिटी बातें बोल रहा है। प्रिस्क्राइब कंपनी, प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब, सारी चीजें अब शॉर्ट नोट्स में कवर हो गई। नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है? अपॉइंटमेंट ऑफ। कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड। अब इन्होंने यहां पर बोल रखा है कि हम ड्यूरेशन दे रहे हैं। चलिए, नॉर्मल सीए की बात करती हूं मैं, कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। सीए को कब अपॉइंट करते हैं? विद इन 30 डेज। 30 डेज कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वेरी गुड। हमने जब सीए अकाउंटेंट की बात करी थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करी थी, जब वो ऑडिटर बन के आ रहा था, ठीक है, तो फर्स्ट ऑडिटर भी था और सब्सिक्वेंट ऑडिटर भी था। फर्स्ट ऑडिटर क्या बोलता है भाई? जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है 30 डेज के अंदर। ये तो फर्स्ट था। सब्सिक्वेंट कब? अब एजीएम में ही होता था, ठीक है। तो कंक्लूजन मतलब आज एजीएम हो रही है, इसी एजीएम में ही डिसाइड हो जाएगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन है। क्लियर है? चलिए, अब गवर्नमेंट कंपनी के लिए अलग था। गवर्नमेंट कंपनी को लेकर क्या था? वेरी गुड, कैग ही करती थी, याद है? कैग नहीं कर पाती थी तो बोर्ड, बोर्ड नहीं कर पाता तो मेंबर। नॉर्मल कंपनी में भी यही था कि पहले बोर्ड, बोर्ड नहीं कर पाएगा तो मेंबर, और ये टाइम लिमिट चेंज हो जाती थी, ठीक है। तो ये पूरी डिटेलिंग थी सीए को लेकर, हमने बहुत डिटेलिंग पढ़ी है। आ जाओ, यहां पे उन्होंने बोला कॉस्ट ऑडिटर की बात करेंगे। कुछ सेम सेम सा लग रहा है। अगर आपको अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर वाला याद हो, उसको जो कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली कंपनीज होती थी उसमें इसमें भी हर साल, इसमें भी कोई 5 साल का कोई ड्यूरेशन नहीं होता है, हर साल अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है? यहाँ कॉस्ट ऑडिट में बोर्ड, बोर्ड अपॉइंट कर रहा है। चलो, द कैटेगरी ऑफ द कंपनी जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, बताया क्या? नहीं, जो भी प्रिस्क्राइब्ड है कितने दिन के अंदर? विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल शैल अपॉइंट कॉस्ट ऑडिटर। मतलब हर फाइनेंशियल ईयर में इस कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। कितने टाइम के अंदर? विद इन 180 डेज। 180 डेज कहां से? जब भी स्टार्ट होगा, मतलब 1 अप्रैल से 180 डेज अप्रॉक्स कहां तक जाएगा? सितंबर, 6 महीने। चलो अप्रॉक्स बोला। सेम जब हम सीए को जब अपॉइंट करे थे एज एन ऑडिटर, तो उसकी कंसर्न लेनी पड़ रही थी। कंसर्न के बिना होगा क्या? नहीं, कंसर्न लेनी पड़ी, और कंसर्न के साथ सर्टिफिकेट की पूरी लिस्ट थी। सेम जो सीए में पढ़ा था सेम यहाँ पर कॉपी पेस्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सेम एज, जो भी रिपीट है, ठीक है। रीड करियो, कंसर्न प्लस सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट से मतलब क्या? वो इंडिविजुअल फर्म क्या है बच्चा? एलिजिबल है, डिस्क्वालिफाइड नहीं है, सेटिस्फाइड क्राइटेरिया जो भी सेक्शन 141 में दे रखा है एज पर एक्ट, लिमिट के अंदर है हम। कितनी लिमिट होती थी सीए में? 20 कंपनीज की लिमिट है। यहाँ पे ये भी बताएगा कि मैं एज अ कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो रहा हूँ, मैं विद इन लिमिट में काम कर रहा हूँ। लिस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग, अगर उसके अगेंस्ट या फिर उसके फर्म के अगेंस्ट कोई भी केस वगैरह पेंडिंग है तो ये भी आपको सर्टिफाई करके देना है। जैसा हमने ऑडिटर में नॉर्मल सीए को लेकर पढ़ा था, सेम कॉपी पेस्ट, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक। चलिए, एवरी कंपनी अब इन्फॉर्म करेगी, उसकी कंसर्न ले ली, कंसर्न लेने के बाद अपॉइंट कर दिया ना। अपॉइंट करने के बाद उस कॉस्ट ऑडिटर को इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई आप अपॉइंट हो चुके हो, ठीक है। और साथ में नोटिस दिया जाएगा किसको? सीजी को। मैं कंपनी एक कॉस्ट ऑडिटर मिस्टर ए को अपॉइंट करती हूँ, जब मैं उसे मिस्टर ए को अपॉइंट करती हूँ तो ध्यान देना, मैं उसको भी तो इन्फॉर्म करूंगी। यस, मीटिंग में आपका अपॉइंटमेंट हो गया है, प्लस ये इन्फॉर्मेशन किसको पहुंचाऊंगी? सीजी को भी पहुंचाऊंगी। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज। 30 डेज कहां से? जब भी बोर्ड मीटिंग में उसका अपॉइंटमेंट हुआ है, या फिर बोर्ड मीटिंग में अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है तो विद इन 180 डेज। 180 डेज कहां से? फ्रॉम दी कमेंसमेंट ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो इन शॉर्ट अपॉइंट करने का तरीका, अगर वो बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट हुआ है, या तो बोर्ड मीटिंग, या तो विद इन 180 डेज विच एवर इज अर्लियर। मतलब मेरा 1 अप्रैल 2023 से नया साल चालू होता है, मुझे क्या अपॉइंट करना है? कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना है,
ठीक है, चलिए बीच में मैंने सबसे पहले बोर्ड मीटिंग करा ली। इस बोर्ड मीटिंग में मैंने क्या करवा दिया बच्चा, उसको अपॉइंटमेंट करवा दिया। या तो बोर्ड मीटिंग करो, उसको अपॉइंटमेंट कर दो, या फिर आपके पास टाइम कितना है 180 डेज, मतलब सितंबर तक का टाइम है जिसमें एजीएम भी हो जाएगी, ठीक है, उसमें भी अपॉइंट कर सकते हो, विच एवर इज अर्लियर, जो अर्लियर हो जाए। तो बच्चा बोर्ड मीटिंग ही जनरली ज्यादातर केस में पहले होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में करेंगे और जनरल मीटिंग में मेंबर के सामने रखेंगे। अभी हमने पढ़ा ना, मेंबर रेटिफाई करेगा जनरल मीटिंग में, ठीक है। अगर जनरल मीटिंग बीच में होती है तो बढ़िया, अदरवाइज इस 6 महीने में एक एजीएम भी तो होती है, ठीक है। फर्स्ट ईयर तो है नहीं, सब्सिक्वेंट ईयर्स है, हर साल में होना है, तो यस उसमें भी हो सकती है। चलिए, एवरी कॉस्ट ऑडिटर, उस ऑडिटर की बात हो रही है जो अपॉइंट हुआ है, शेल कंटिन्यू टिल, एक ही साल का इसका ड्यूरेशन होता है, सीए की तरह 5 साल का ड्यूरेशन नहीं होता, तो हर साल ये अपॉइंट होता है। तो बच्चा अगर वो हर साल होता है तो फॉर एग्जाम्पल मुझे अपॉइंट किया गया 1 अप्रैल से अपॉइंट किया गया, मेरा वर्किंग कब तक का रहेगा 31 मार्च। ध्यान देना, तब तक तो बच्चा कॉस्टिंग पूरी कंप्लीट होगी, रिपोर्ट तो उसके बाद बनाई जाएगी ना। मेरा ड्यूरेशन 31 मार्च 2024 तक का रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी नए बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं, नया बंदा अपॉइंट हो, तब तक तो मैं ही कंटिन्यू करूंगी, तो मैं तब तक रहूंगी जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि 31 मार्च को तो पूरे अकाउंट्स रिकॉर्ड, कॉस्ट के रिकॉर्ड मेंटेन होंगे। अब उसकी ऑडिट करने हैं ना, तो ऑडिट करने का काम जब तक खत्म नहीं हो जाता है पूरे 1 साल का, तब तक मैं बनी रहूंगी। तो एवरी कॉस्ट ऑडिटर जो अपॉइंट हुआ कंटिन्यू टिल द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब जब वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है वहां से 180 वही सितंबर, क्योंकि इस बीच में नया अपॉइंट किया जा रहा है, या फिर टिल दी सबमिट दी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। मैंने अप्रैल में, मई में, जून में जल्दी से रिपोर्ट सबमिट कर दी, तो रिपोर्ट सबमिट कर दी मतलब काम खत्म हो गया। अगर मेरा काम खत्म हो गया है तो खत्म मेरा एक्सपायरी, ठीक है। या फिर बच्चा 180 डेज तक मैं वेट कर रही हूं, तब तक मेरी रिपोर्टिंग भी चल रही है। क्लियर है बच्चा, पक्का। चलिए, अब ये पूरी चीजें बच्चा शॉर्ट नोट में पढ़ चुके हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट की, अगर अच्छा यहां पर आ जाओ, हेडिंग क्या लिखा है शॉर्ट में पहले बता रही हूं, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कौन बनाएगा, कॉस्ट ऑडिटर। किसको सबमिट करेगा, कंपनी को ना, कंपनी को सबमिट करेगा मतलब किसको रिपोर्ट करेगा, बोर्ड को, मतलब कंपनी को मिल गया। कंपनी आगे इसे किसे कंटिन्यू देगी, सीजी को वापस। रिपोर्ट पहले कौन बना के देगा, कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट बनाकर कंपनी को देगा, कंपनी से कहां फॉरवर्ड करेगी, सीजी को। चलिए, तो सीजी को क्या क्या जाएगा, कॉपी जाएगी किसकी, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की, साथ में इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, अगर कुछ भी रिमार्क डाला है उस रिपोर्ट में, जो कॉस्ट अकाउंटेंट है उसने चेक किया, चेक करने के बाद उसे कुछ गड़बड़ियां दिखी तो रिपोर्ट में लिखा होगा, ठीक है। चलिए, मैं हूं वो ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, मैंने कंपनी को क्या दिया, रिपोर्ट दी और इसमें रिमार्क डाला ये कुछ गड़बड़ है। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगी ये सारी गड़बड़ियां हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन देगी कि क्यों गड़बड़ हो गया था, और ये दोनों चीज मिलाकर किसको फॉरवर्ड कर देगी, सीजी को। तो सीजी के पास क्या है, मेरे द्वारा दी गई रिपोर्ट भी और प्लस कंपनी के द्वारा दिया गया एक्सप्लेनेशन, तो दो चीज पहुंच गई। सीजी वो एक्सप्लेनेशन पढ़ेगी, उसे लगेगा कि नहीं मुझे और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो सीजी चाहे तो मे ऑप्शन है, या तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगी या तो वो एक्स्ट्रा मांगेगी, मे कॉल फर्दर इंफॉर्मेशन। कंपनी वो फर्दर इंफॉर्मेशन देगा और उसके अकॉर्डिंग सीजी फिर एक्शन लेगा। सब ठीक ठाक है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अदरवाइज ठीक नहीं लगेगा तो एक्शन लिया जाएगा। यहां तक चीज क्लियर है। चलिए, एवरी कॉस्ट ऑडिटर सबमिट करेगा रिपोर्ट अलोंग विद दी, वही रिजर्वेशन, बच्चा सबका मतलब एक ही है, क्या लिखा है, रिजर्वेशंस बोलो, क्वालिफिकेशन बोलो, ऑब्जर्वेशन बोलो, सजेशन बोलो, या फिर क्या बोलो, रिमार्क्स बोलो। सबका मतलब क्या है, इस रिपोर्ट में दिया गया जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें वो अपनी तरफ से रिमार्क्स देता है, ये ठीक लगा, ये ठीक नहीं लगा, ये सही है ना, जो भी है। इफ एनी, ये फॉर्म क्या लिखा है, CRA, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। 3 में आपको सबमिट कर देना, क्लैरिटी है। ये जो मैंने शॉर्ट में पढ़ाया ना, यही तब पूरे बड़े में लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, एवरी कॉस्ट ऑडिटर सबमिट करेगा रिपोर्ट, ऑब्जर्वेशन अलोंग विद यही, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट कहां जाएगी, बोर्ड फिर आगे किसको फॉरवर्ड करेगा, सीजी को। फिर सीजी क्या कहेगा, चाहे तो फुल इंफॉर्मेशन मांग सकता है। ये सारी चीज एक बार वन रीड कर लेना, ठीक। हेडिंग देखो क्या लिखा है, चलो इसको नहीं पढ़ो, पहले मुझे सीए वाला याद दिलाओ। सीए में क्या पढ़ा था, ऑडिटर को निकाल सकते हैं, रिमूव किया जा सकता है, रिजाइन किया जा सकता है, स्पेशल नोटिस, वेरी गुड, ठीक है। तो रिमूव हो सकता है, कैजुअल वैकेंसी हो सकती है। तो दो चीजें क्या क्या है, एक है रिमूवल, दूसरा क्या होता है, रेजिग्नेशन। मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस क्या होता है,
रिमूव मतलब कंपनी निकाल रही है, रिजाइन मतलब वो खुद से छोड़ रहा है, कर सकते हैं हाँ। कॉस्ट ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, उसका टाइम खत्म नहीं हुआ है, इसका टर्म कितना था, 1 साल तक का था, पक्का 1 साल का था। सीए का कितना होता है, 5 साल का, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वही 1 साल, याद रखना ठीक है। बस सीए को 5 साल वाली बात मिली है, ठीक। चलो टाइम से पहले निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे और एक बार सामने वाले को अपॉर्चुनिटी बिंगर दिया जाएगा। चलिए अब ये बात इन्फॉर्म करेंगे, फाइल करेंगे किसको, सीजी को, कि भाई हम दूसरे कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे, या फिर वो रिजाइन कर रहा है, वॉटेवर जो भी होगा उस फॉर्म में रीजन बता देना। अब कैजुअल वैकेंसी आ गई, नॉर्मल कॉस्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट कर रहा था, बोर्ड। कैजुअल वैकेंसी आएगी तो कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड। तो कैजुअल वैकेंसी कब कब आएगी, रेजिग्नेशन के टाइम पर, रेजिग्नेशन समझते हैं खुद छोड़ दिया, डेथ हो गई, या फिर कंपनी ने उसे निकाल दिया, ये सारी चीजें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज इन्फॉर्म करेंगे सीजी को फॉर्म के थ्रू, ठीक, कि अब हम इनकी जगह पर किसी और को अपॉइंट करें। डेथ हो गई तो रीजन बताओगे, रिजाइन किया तो उसने खुद से दिया, रिजाइन का एक लेटर होता है, वो आप सीजी को रीजन में दोगे, या फिर रिमूव किया तो आप रीजन बताओगे क्यों रिमूव किया, काम उसका ठीक नहीं लग रहा है, तो सीजी को बस इन्फॉर्म करो, दूसरा ऑडिटर अपॉइंट कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा हम डिटेलिंग नहीं पढ़ रहे, ऑलमोस्ट सेम चीजें पढ़ रहे और बहुत ज्यादा खतरनाक वाली भी नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा है, नॉर्मल आते हैं, मेरी एक कंपनी है, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, 31 मार्च तक के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले मेंटेन होंगे, 1 अप्रैल से उसके ऑडिट पे काम चालू होता है। तो मैंने 5 स्टेप्स आपको बताए थे, पहला स्टेप प्रिपेयर करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करने पड़ते हैं, प्रिपेयर। नेक्स्ट स्टेप क्या थी, साइनिंग थी, दूसरा सर्कुलेट किया जाएगा जिसमें सीए को भी दिया जाता है, फिर वो ऑडिट करके वापस रिटर्न करेगा, ठीक है, रिपोर्ट वगैरह बनानी पड़ती थी साथ में, बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑल, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, अप्रूवल लेते थे, एजीएम में सारे मेंबर सामने पेश करते थे, अप्रूव्ड हो गया, उसके बाद फाइनली क्या होता था, एडॉप्ट का ही अप्रूवल, आरओसी को फाइल किया जाता था, ये स्टेप्स होते थे। सेम यहां पे भी ये क्या कर रहे हैं, हेडिंग देखो, अप्रूवल मिल रही है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। होता क्या है, कॉस्ट के भी स्टेटमेंट्स होंगे, जैसे आपके बैलेंस शीट वगैरह बन रहे तो कॉस्ट के भी स्टेटमेंट्स होंगे, कॉस्ट स्टेटमेंट इंक्लूडिंग अदर स्टेटमेंट किसके साथ जाएगी, जैसे बैलेंस शीट बन रही है अकाउंट्स में, ऐसे कॉस्ट स्टेटमेंट्स होते, अदर स्टेटमेंट्स होते। ये इतनी डिटेलिंग आपको इसलिए नहीं पढ़ाई जा रही क्योंकि ये डिटेलिंग किसकी होगी बच्चा, सीएमए क्या पड़ेगा जब इतनी डिटेलिंग आपको पढ़ा दी जाएगी, ठीक है। तो ये कह रही कि उनके जितने भी कॉस्ट स्टेटमेंट्स होते हैं वो सारी चीजें साथ में एनेक्स हो जाएंगी, किसके साथ, रिपोर्ट में, और इसे अप्रूव करेगी बच्चा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब इसमें साइन करेगी। साइन करने के बाद इसे कहां पे पेश किया जाता है बच्चा, वही मेंबर्स के सामने रखा जाएगा, अगर उनका कॉस्ट ऑडिट होता है तो वो भी रखा जाता है, बस वो ऑर्डिनरी बिजनेस में नहीं आते। हमने ऑर्डिनरी बिजनेस पढ़ा है ना, ऑर्डिनरी बिजनेस में हमने क्या पढ़ा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएंगे, देन बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। अगर आपकी कंपनी में क्या लगता है, कॉस्ट ऑडिट लगता है या फिर बच्चा सेक्रेटरियल ऑडिट लगता है तो ये भी दिया जाता है। अभी हमने एक नॉर्मल कंपनी पढ़ी है जिसमें अकाउंट्स के तो ऑडिट सबको ही करने हैं ना, अकाउंट्स के ऑडिट सबको करने हैं, लेकिन क्या कॉस्ट ऑडिट और सेक्रेटरियल ऑडिट सबको करने हैं क्या। अभी कॉस्ट ऑडिट हमने बोला ना प्रिस्क्राइब्ड कंपनी, ऑल लिखा था क्या, नहीं। सेक्रेटरियल ऑडिट सबको करना पड़ता है, नहीं। सीएसईटी में भी पढ़ के आ चुके हो, किसको करना पड़ता था सेक्रेटरियल ऑडिट, सारी लिस्टेड कंपनी, याद करो, कुछ पेड अप था, कुछ टर्नओवर था, कुछ आउटस्टैंडिंग लोन था, चलो फिर से आएगा मत टेंशन, चलो ठीक है। तो मैं बस ये कह रही हूँ कि प्रिस्क्राइब्ड है क्योंकि अकाउंट्स सबको करने, इसलिए वो ऑर्डिनरी बिजनेस है। कॉस्ट ऑडिट सब पे एप्लीकेबल नहीं है, सेक्रेटरियल ऑडिट सब पे एप्लीकेबल नहीं है, तो इसीलिए ये अलग से आता है, स्पेशल बिजनेस में आ जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट रेम्यूनरेशन। अभी मैंने आपको बताया अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो वो रिकमेंड करेगी, सेम शॉर्ट में बता दिया था। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो कौन करेगा आगे, बोर्ड, खत्म। यहां पे आपका कॉस्ट ऑडिट होता है, खत्म। शॉर्ट में पढ़े, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कौन से, प्रिस्क्राइब्ड। किस कंपनी को करना है, प्रिस्क्राइब्ड। कौन करेगा, अब प्रिस्क्राइब्ड मत बोलना, कौन करेगा, कॉस्ट ऑडिटर। इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें कॉपी पेस्ट, जस्ट लाइक का प्रैक्टिसिंग सीए ऑडिटर जो हमने पढ़ा, क्लियर है, कॉपी पेस्ट, कुछ भी ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, याद रहेगा। चलिए ओल्ड सिलेबस देखेंगे, क्या सेक्रेटरियल ऑडिट है, आ जाओ। सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है, बस सीएस, हमेशा प्रैक्टिसिंग बोलोगे। ऑडिट कौन करता है, सेक्रेटरियल ऑडिट, प्रैक्टिसिंग सीएस।
याद रखना ऑडिटर मतलब प्रैक्टिसिंग, चाहे वो सीईओ, चाहे वो सीएसओ, चाहे वो सीएमओ, याद रहेगा। आओ, सेक्रेटेरियल ऑडिट मीनिंग बताया है, ये एक तरीके का किस टाइप का ऑडिट है? कंप्लाइंस। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लाइंस? लॉ फॉलो करना, एकदम प्लेन भाषा में बोलूं तो फॉलो करना होता है जो भी लॉ बोल रहा है। कंपनीज एक्ट के अलावा और भी 10 लॉज लगते हैं, उन सबको फॉलो करना। चलिए, इट्स हेल्प टू डिटेक्ट नॉन कंप्लाइंसेस एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। ठीक है, हमें देखना है कि भैया कंप्लाइंसेस हो रही कि नहीं हो रही, ये उनको चेक करना होता है। चलिए, फिर क्या लिखा है, किसको मैंडेटरी है? एवरी लिस्टेड कंपनी एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड, अभी प्रिस्क्राइब्ड हम पढ़ेंगे, इसमें दे रखा है। एनेक्स करना पड़ता है सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस विद दी बोर्ड रिपोर्ट। याद करो, मैंने अभी आपको क्या बताया कि एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ बोर्ड रिपोर्ट के साथ ऑडिट रिपोर्ट, ये 3 चीजें थी पहले पॉइंट में। फिर क्या होता था? डिविडेंड डिक्लेयर, देन ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, देन डायरेक्टर अपॉइंट, ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेस थे। अब जो पहला वाला पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट, ये 3, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो एक और रिपोर्ट जुड़ जाएगी, वो क्या है? सेक्रेटेरियल। एक और रिपोर्ट जुड़ जाएगी अगर कॉस्ट ऑडिट भी होता है, समझ रहे हो? तो ये रिपोर्ट सब, हाँ, लेकिन वो वही मैं कह रही हूँ कि वो स्पेशल बिजनेस में आ जाएंगे, लेकिन कहां पर पॉइंट जुड़ेगा ये मैं आपको बता रही हूँ कि ऑडिट रिपोर्ट के साथ ही, मतलब मीटिंग जब होगी तो नोटिस जाता है, नोटिस में ही पहले ये सारी चीजें आपकी पहुंच जाएंगी पहले से ही, क्योंकि ये सारी चीजें आप घर से पढ़कर आओ ना। तो कौन कौन सी रिपोर्ट? ऑडिट रिपोर्ट हो गया, बोर्ड रिपोर्ट हो गया, कंपनी का अगर सेक्रेटरियल ऑडिट हो रहा है तो वो भी, अगर कॉस्ट ऑडिट हो रहा है तो वो भी। तो ये लिस्ट लंबी होती जाएगी, लेकिन ऑर्डिनरी बिजनेस में बस ऑडिट रिपोर्ट आता है, बाकी सारी चीजें नहीं। क्लियर है? चलिए, जनरल बातें। अब इन्होंने बोल दिया सेक्शन, प्लीज ये सेक्शन नंबर याद रखना, सेक्शन 204। सेक्शन 203 क्या है? सीएसईडी में भी पढ़ा था, यहां भी पढ़ेंगे, फिर से रिपीट, लेकिन स्टिल देखना चाह रही हूँ कितना याद है। हमेशा बोलती थी याद रखना कि एमपी की डेफिनेशन होती थी कुछ, कोई बात नहीं। 204 याद रखो, अभी बढ़ा रही हूँ, ये याद रखना। 204 क्या बोलता है? सेक्रेटेरियल ऑडिट। 204 क्या बोलता है? सेक्रेटेरियल ऑडिट। सेक्रेटेरियल ऑडिट किस किस कंपनी को करना है? पहला किसको करना है? अनलिस्टेड कंपनी, याद रहेगा। पब्लिक कंपनी मतलब ये अनलिस्टेड होगी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा। एवरी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा। एवरी कंपनी लिखा है, कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी भी और पब्लिक कंपनी में, जिसका आउटस्टैंडिंग लोन तो समझते हैं, आउटस्टैंडिंग लोन मतलब बचा हुआ लोन। मैंने 200 करोड़ का लोन लिया था, कितना? 200 करोड़ का लोन, ठीक है। मैंने 200 में से 160 रुपए चुका दिए। कितने चुका दिए मैंने? 160। तो आउटस्टैंडिंग कितना बचता है? 40 करोड़। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने क्या बोल रखा है कि कितना? 100 करोड़ अगर बचा है, मेरा कितना बचा? मेरे एग्जाम्पल में करवाना है क्या ऑडिट? ठीक, तो ये लिमिट याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो तुम्हारा काम है अगर प्रैक्टिसिंग करोगे तो। ठीक है, अगर प्रैक्टिसिंग नहीं करोगे, जॉब करोगे, तो तुम्हारे काम को चेक करने वाला आएगा या फिर आएगी। ठीक है, चलो। रिक्वायर्ड टू एनेक्स, किसके साथ एनेक्स करना है? बोर्ड रिपोर्ट। साथ में जो ऑडिट रिपोर्ट होता है सेक्रेटरियल एनेक्स करके दे दिया जाएगा। इसका फॉर्मेट देखा है MR3 में। चलो, यहां तक चीज क्लियर है? पक्का? एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरियल ऑडिट टू अ प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन इतनी बार पढ़ा चुकी हूं, अगर अब भी याद नहीं होगा ना तो चुल्लू भर पानी लेना और डूब जाना। चलो, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बताओ। आर्टिकल के थ्रू ये 3 लिमिट होनी चाहिए। पहली रिस्ट्रिक्शन, किसमें? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। लिमिटेशन 200 से ज्यादा नहीं। इसके अंदर 2 बातें थी, पहली बताओ। चाहे पास्ट एम्प्लॉय हो चाहे प्रेजेंट एम्प्लॉय, काउंट करते नहीं है, जॉइंट को सिंगल ट्रीट करते। चलो, तीसरा पॉइंट प्रोहिबिटेड है पब्लिक को इनविटेशन नहीं देने का। ठीक है, चलो, प्राइवेट कंपनी तो याद है, क्या पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन याद है? पहला, जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। दूसरी क्या बात थी ये बताओ? जो प्राइवेट कंपनी नहीं है तो तीनों बातें तो कवर होगी, तीनों का ऑपोजिट हो गया है ना। रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, प्रोहिबिशन है, ये तो हो गया। एक और बात थी जो मैं हमेशा समझाती थी तुम्हें, वेरी गुड, पब्लिक कंपनी की सब्सिडी कंपनी भी पब्लिक कहलाएगी।
आईटेक्स कंपनी प्राइवेट कंपनी है, आईटेक्स कंपनी क्या है? एक प्राइवेट कंपनी, ठीक है। रिलायंस कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी। रिलायंस कंपनी ने आईटेक्स कंपनी को खरीद लिया। मेरे आर्टिकल में लिखा होगा कि मैं प्राइवेट हूं, लेकिन तब भी मेरी कंपनी को मान लिया जाएगा कि मैं क्या हूं? पब्लिक। क्या डेफिनेशन याद है? अब एक बार हेडिंग रीड करो कि सेक्रेटरियल ऑडिट एक प्राइवेट कंपनी को भी करवाना पड़ेगा अगर वो प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, तो आंसर है यस। तो एग्जाम में घुमा फिरा कर आएगा, बता दोगे क्या? कैसे बताओगे? डेफिनेशन बताना पब्लिक कंपनी की, कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, और साथ में सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो प्राइवेट बाइस आर्टिकल है चाहे ना हो। क्लियर है? प्रशंसा गलती से भी गलत ही बोलती है। चलो, तो यहां पे उन्होंने बस यही कंक्लूजन लिखा जो मैंने समझा दिया। आरबीआई ने, ठीक है, जून 2020 में एक नोटिफिकेशन दिया। उसने बोला कि सेक्रेटरियल ऑडिट सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स का भी होगा, सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स का होगा, बोथ, चाहे वो बैंक लिस्टेड हो और चाहे वो बैंक लिस्टेड ना हो। आरबीआई ने बोल दिया ना सारे कमर्शियल बैंक का होगा, तो अब आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? चलो ध्यान दो। हाँ बेटा बोल। नेक्स्ट टॉपिक बताओ। अब जनरल बात है, सेक्रेटरियल ऑडिट किसको करना है? लिस्टेड कंपनी को करना है। तो सभी रेगुलेशन भी उन्होंने कहा वो सारी लिस्टेड कंपनी जो एलओडीआर फॉलो करती है। अब एलओडीआर क्या होता है? लिस्टिंग रेगुलेशन, मतलब जो भी कंपनी लिस्टेड है उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो मॉड्यूल ना कुछ जबरन बातें बताता है, वो इसमें से ये सारी वो जबरन बातें, जिसमें उन्होंने क्या बोल दिया? सेक्रेटरियल ऑडिट एक्सटेंड करना ऑल दी मटेरियल, क्या लिखा है? अनलिस्टेड इंडियन सब्सिडी। तो सबसे पहले समझो, इंडियन सब्सिडी समझ रहे हो? मेरी कंपनी, मेरी सब्सिडी यही है, इंडिया में है, या फॉरेन कंपनी उनकी सब्सिडी यहाँ इंडिया में, तो इंडियन सब्सिडी तो है। अगर वो इंडियन सब्सिडी क्या है? अनलिस्टेड, लेकिन उसका नेचर क्या है? मटेरियल। मटेरियल की एक डेफिनेशन होगी, मतलब इंपॉर्टेंट होगी, उसका काम बहुत अच्छा होगा। तो ऐसी कंपनीज का क्या होना चाहिए? होना चाहिए ऑडिट। उन कंपनी का सेक्रेटरियल ऑडिट होना चाहिए। तो लिस्टेड कंपनी को तो करना ही करना है, साथ में अनलिस्टेड इंडियन सब्सिडरी को भी, लेकिन हमारी शर्त यह कि वो क्या होनी चाहिए? मटेरियल। मटेरियल है तो उसका भी सेक्रेटरियल ऑडिट होगा। अब ये इतनी छोटी बात है, ये जबरन बातों में निकल जाता है और केस स्टडीज इसमें आ जाती हैं। आप याद करते रह जाओगे कि चलो जो ऑडिटर है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, और सच बता रही एग्जाम में आती है ये सड़ी सी चीज। तो बस मॉड्यूल पढ़ने का फायदा बस यही होता है कि हम सड़ी चीज भी पढ़ते हैं, लेकिन स्टिल हम तो बच्चे हैं, हम तो इंपॉर्टेंट ही याद रखेंगे, अनइम्पॉर्टेंट भी याद रखना है। घिसी पिटी बातें। हाँ बोल। यहां तक चीज क्लियर है? एवरी लिस्टेड, ध्यान दो क्या लिखा है? अब क्या लिखा है जो मैंने अभी मार्क किया है? अब देखो दो चीजें रिपोर्ट आएंगी, कंफ्यूज मत हो ना, दोनों को एक बार बता रही है। क्या लिखा है? सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट, दोनों में डिफरेंस है। अभी तक जो भी पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? ऑडिट रिपोर्ट। ठीक, चलो, तो दो चीजें होती हैं। ऑडिट रिपोर्ट तो हम साफ साफ पढ़ रहे हैं कि भैया लिस्टेड कंपनी को भी करना है और अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडी, इन्होंने का फॉर्मेट जो दे रखा है MR3 में वो फॉलो करना। वापस ऑडिट रिपोर्ट समझ में आ गया? सेक्रेटरियल ऑडिट लिस्टेड कंपनी और जो प्रिस्क्राइब था उनको, और साथ में इंडियन सब्सिडी जो कि मटेरियल है, अनलिस्टेड इंडियन सब्सिडी जो कि मटेरियल है, इनको तो फॉलो करना है। साथ में एक और रिपोर्ट होती है सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट। चलो, हर लिस्टेड कंपनी को सबमिट करना पड़ता है, नाम में ही काम छुपा रहता है। नाम क्या है? सेक्रेटरियल, वो ऑडिट है। ऑडिट मतलब क्या? चेक कर लिया। अब ये कंप्लायंसेस पूरी लिस्ट दे रखी हुई, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, पूरी चेकलिस्ट टाइप की होती है। ठीक है, ये किसको देना है? स्टॉक एक्सचेंज को। अब लिस्टेड कंपनी है ना, इन्हीं के आधे से ज्यादा कंप्लायंसेस होते हैं। आधे क्या, 90% कंप्लायंसेस तो इन्हीं के होते हैं। तो कंप्लायंस रिपोर्ट आपको किसको देनी है? स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। कितने दिन के अंदर? 60 डेज। जब भी फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म होता है, तो अप्रॉक्स अगर मंथ की बात करूं तो अप्रैल और मई के अंदर अंदर आपको क्या कर देना है? अप्रैल में 2 महीने का टाइम है, आपको ये कंप्लायंसेस रिपोर्ट सबमिट करनी है कि हम पे ये लॉ अप्लाई होते हैं, हमने ये सारी चीजें कंप्लाइंट कर लिया। अब अलग से इसका ऑडिट करेगा प्रैक्टिसिंग सीएस और फिर इसकी रिपोर्ट तैयार कर देगा। क्लियर है बच्चा?
चलिए, इन्होंने कहा सेबी सर्कुलर पास करती रहती है, तो एक सर्कुलर पास किया है जिसमें उन्होंने यही दो चीज की बात करी, एक कंप्लायंस रिपोर्ट और एक ऑडिट रिपोर्ट। दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो? ऑडिट जो चेक किया है, कंप्लायंस जो कंपनी ने खुद से बनाया है पूरी लिस्ट कि ये चीजें हमने फॉलो कर ली है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में बहुत कंप्लायंसेस लगते हैं, ठीक है, तो वो सेकंड ग्रुप वाले तो जानते ही है। उन्होंने कहा सारी की सारी लिस्टेड कंपनी और साथ में कौन, मटेरियल सब्सिडरी, इन सब को फॉलो करने पड़ेंगे। तो इन शॉर्ट लिस्टेड कंपनी और मटेरियल सब्सिडरी, इनको ऑडिट रिपोर्ट भी देनी है और साथ में क्या, कंप्लायंस रिपोर्ट भी। लेकिन उन्होंने कहा ये एडिशनल होता है। ये क्या होता है, कंप्लायंस रिपोर्ट एडिशनल, ऑडिट रिपोर्ट के अलावा। प्रैक्टिसिंग सीएस नीड टू बी सबमिट, इन्होंने क्या बोल दिया, कंप्लायंस रिपोर्ट टू दी लिस्टेड एंटिटी फॉर्मेट से भी जो सर्कुलर देगा उसके अकॉर्डिंग। वापस पूरा कंक्लूजन समझो, जो पहले इसके बाद है क्या, नहीं है, चलो पूरा कंक्लूजन क्या पढ़ रहे हैं, किसके साथ, सेबी रेगुलेशन में एक्स्ट्रा, दिखने में तो लगता है अननेसेसरी, लेकिन हाँ कुछ भी पूछा जा सकता है। साफ साफ बोल दिया सारी लिस्टेड कंपनी को सेबी की कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं वो भी फॉलो करनी पड़ेंगी। मतलब लिस्टेड कंपनी को और कौन सी, अनलिस्टेड, इंडियन सब्सिडी, मटेरियल, इनको ऑडिट रिपोर्ट तो देना है, बाकी सबको भी देना था। अभी बाकी सबकी लिमिट में हमने ये पढ़ा ना, लिस्टेड, पब्लिक, ये सब तो अनलिस्टेड है ना, इनको बस क्या देना है, ऑडिट रिपोर्ट बस। लेकिन लिस्टेड कंपनी को क्या देना है, ऑडिट रिपोर्ट भी साथ में कंप्लायंस रिपोर्ट भी। ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट यहां दे रखा है और इसका फॉर्मेट सेबी जो सर्कुलर पास करेगा वो बताता रहेगा, टाइम टू टाइम वो देता रहता है। बस यही है इसका कंक्लूजन। क्लियर है, पक्का? तुम लोग मुझे बताओगे क्यों किया जाता है सेक्रेटरियल ऑडिट, क्यों करोगे? कंप्लायंसेस हुए कि नहीं चेक करने के लिए, चेक एंड रिपोर्ट कंप्लायंसेस, लॉ और साथ में क्या बोल दिया, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। SS1 क्या है, बोर्ड मीटिंग, रिपोर्ट नहीं है ना। SS2 जनरल मीटिंग, 3 4 भी है, 3 डिविडेंड, 4th बता दूं, याद पता होना चाहिए, डेप्रिसिएशन की पूरी डिटेलिंग है, ठीक है। चलो, लेकिन हाँ आपकी सिलेबस में तो 1 और 2 है, 3 और 4 तो जिक्र भी नहीं किया। चलो आपको क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। क्या पॉइंट आउट करना है, नॉन कंप्लायंसेस या फिर इनएडुकेट। प्रोटेक्ट करना है किसका इंटरेस्ट, स्टेक होल्डर। अक्सर स्टेक होल्डर देखते रहते हो, स्टेक होल्डर से मतलब कस्टमर, एम्प्लॉय, सोसाइटी एक्सेट्रा, सबसे जिसका भी इंटरेस्ट जुड़ा है इस कंपनी से। अवॉइड क्या लिखा है, कल को एक लीगल एक्शन हो जाएगा अगर कंप्लायंसेस नहीं करोगे, तो हम पहले से ऑडिट करा रहे हैं ताकि वो सारे कंप्लायंसेस पहले ही हो जाए, अनवांटेड लीगल एक्शंस ना लिए जाए। क्लियर है? चलिए स्कोप अब थोड़ा सा ऊपर से बढ़ेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा सेक्रेटरियल ऑडिट कहां कहां लिखा है कि होना चाहिए, कहां लिखा है, कंपनीज एक्ट में लिखा और कंपनीज एक्ट के रूल्स में। अब इन्होंने कंपनीज एक्ट में डिटेल में बता दिया कि ऑडिट करते वक्त ये सब चेक कर लेना, पढ़ लोगे, कुछ नहीं चैप्टर के नाम है, ये सब तो आप पढ़ ही रहे हो ना, डिविडेंड, डिपॉजिट, बोरिंग, केएमबी, मीटिंग, कुछ पढ़े हो कुछ पढ़ोगे, ठीक है। इन्होंने कहा कंपनीज एक्ट में लिखा है कि ऑडिट करते वक्त ये सारी चीजें देखनी है, ये सारे लॉज देखने हैं आपको। कौन आकर देखेगा, प्रैक्टिसिंग सीएस, कि भाई आपने रजिस्टर रिकॉर्ड मेंटेन किया है कि नहीं किया है, फॉर्म्स रिटर्न दिया है कि नहीं दिया अच्छे से, मेमोरेंडम आर्टिकल चेक करेगा, मीटिंग सही से हुई है कि नहीं हुई, ये सारी चीजें चेक करते हैं। चलिए, इन्होंने कहा कंपनीज एक्ट तो है और कंपनीज एक्ट के रूल्स तो है, साथ में कुछ मेजर एक्ट और रेगुलेशंस भी है। अगर आपकी कंपनी में सेक्रा लग रहा है, अब यहाँ पे सारी लिस्टेड कंपनी आ गई, डिपॉजिटरी एक्ट लग रहा है, फेमा लग रहा है, रेगुलेशन गाइडलाइन सेबी के लग रहे हैं, तो इनमें जितने लॉ में जितनी बातें बोली गई हैं वो सारी चीजें चेक करने का ये तो काम है। प्रैक्टिसिंग सीएस आके क्या चेक करेगा, ये सारे लॉ भी कंप्लाई किए कि नहीं, कंपनीज एक्ट तो देखना ही देखना, साथ में ये सारे लॉज भी, पूरी चीजें स्किप। फिर अदर एप्लीकेबल लॉ, अदर एप्लीकेबल लॉ से मतलब क्या, और लॉज एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक इंडस्ट्री। एग्जांपल जैसे कि बैंक, मान लो एसबीआई बैंक का सेक्रेटरियल ऑडिट हो रहा है, तो आप कंपनीज एक्ट तो देखोगे, साथ में ये सेक्रा, सेबी, फेमा, ये सब तो देखोगे, और क्या देखोगे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी, ये लॉ भी आप देखोगे। अब क्योंकि आप लॉ समझ सकते हो ना, तो आपके सिलेबस में हो चाहे ना हो सब पढ़ के समझ लोगे ना, ठीक है। वैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपके सिलेबस में था, प्रोफेशनल में था, अब न्यू सिलेबस में नहीं रखा है। ओपन बुक होता है बच्चा, ओपन बुक में आपको 4-5 ऑप्शंस दिए जाते हैं प्रोफेशनल में,
ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में 4-5 ऑप्शन है और सेकंड ग्रुप में मतलब 2 ओपन बुक है, 4 ऑप्शन यहाँ है, 4 ऑप्शन यहाँ है। तो उसमें आपको जिसमें एक्सपर्ट बनना है, ठीक है, वो ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हो। पुराने सिलेबस में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी हुआ करता था, अब नहीं है। वो क्या होता है, जमाने के हिसाब से बच्चा सिलेबस भी आपको चेंज किया जाता है, तो उन्होंने एआई जैसी चीज भी दे दी। व्हाट डू यू मीन बाय एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है। ये सारे अब टॉपिक, नए टॉपिक आ गए हैं कि बच्चा जो मार्केट में चल रहा है पता रहना चाहिए। तो ये सब ऑप्शंस होते हैं, वो डिटेल में उसी टाइम पे अपन समझेंगे, लेकिन बस मैं बता रही हूँ कि यस, अब लॉ पढ़कर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि कंपनीज एक्ट जब इतनी डिटेल में पढ़ रहे हो या फिर दूसरे लॉज पढ़ रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो ही जाती है। नेक्स्ट, कंप्लायंसेस चेक कर लेना, क्या सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, प्रैक्टिस 6 आके ये देखेगा और एडेरेंस देखेगा कि बोर्ड की जो प्रोसेस है और कंप्लायंसेस मैकेनिज्म है वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। यहाँ पे सारी पॉइंट्स खत्म होते हैं। अब उन्होंने ओवरऑल बोल दिया कि ऑडिट रिपोर्ट जो बनेगी, सेक्रेटरियल रिपोर्ट जो बनेगी, इसमें सारी बातें होंगी। बच्चा चिल्लर चिल्लर बातें, नॉन कंप्लायंसेस बता दो कब से कब तक नहीं हुआ है, सिग्निफिकेंट लिटिगेशन, लिटिगेशन मतलब केसेस बता दो, बोर्ड का स्ट्रक्चर सही से हुआ है कि नहीं हुआ है ये देख लो, पूरी डिटेलिंग खुद पढ़ना। बोर्ड सिस्टम में कुछ डिफिशिएंसी बोले तो कुछ कमियां तो नहीं है ना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही है कि नहीं, मटेरियल इवेंट्स कवर करो, एनी इवेंट एक्शन जो भी ऑडिट इन दी ऑडिट कंपनी कंप्लायंसेस वेरियस लॉ को लेकर वो सारी चीजें कवर करो। कुछ नहीं, अब ये सारी चिल्लर बातें जिसको मैंने चिल्लर तरीके से ही बताया, लेकिन कभी कभार जनरल आता है तो जितना मैंने बताया ना उतना भी लिखोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हमारा सेक्रेटरियल ऑडिट ओवर हो रहा है। रुको, पढ़ा क्या? ऑब्जेक्टिव समझ में आया? ये क्या पढ़ा? स्कोप, क्या क्या काम करना है। तो बीइंग अ प्रैक्टिसिंग सीएस, आप किसी कंपनी में आओगे तो क्या देखोगे? कंपनीज एक्ट और साथ में रूल्स, ये पूरी लिस्ट दे रखी है। इसके अलावा दूसरे एक्ट्स और दूसरी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज है तो वो भी खत्म, और स्टैंडर्ड्स देख लेना और मैकेनिज्म, और अपनी रिपोर्ट में इन सारी बातों को कवर करना। क्लियर है? अब नीड लिखा है, ऑब्जेक्टिव और नीड एक जैसी नहीं लगते आपको? बस ये बता रही, ये क्या लिखा है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बताओ क्या होता है? पहले ही रोक दो। एक बार गलती हो गई, फॉर एग्जाम्पल एक बार तबियत खराब हो गई, ठीक है, फिर दवाई खा के या फिर ऑपरेशन करके है ना बॉडी को पोस्टमार्टम किया जा रहा है, तो भाई इससे अच्छा क्या है, पहले वो काम मत करो ना। फॉर एग्जाम्पल सब लोग वेट कर रहे थे कि कोविड हो जाएगा तब दवाई खाएंगे, पहले से ही रोकने के लिए है ना, देसी लेवल में या फिर बच्चा वैक्सीन हम जो कर रहे थे, वैक्सीनेट कर रहे थे, तो हम पहले ही रोक रहे थे, तो पहले ही रोकना ज्यादा अच्छा है। तो जो भी सेक्रेटरियल ऑडिट किया जा रहा है उसका पर्पस क्या है? पहले ही रोक लो। कंपनी एक बार पहले खराब हो जाए, पैसा डूब जाए, उसके बाद ठीक करेंगे क्या? डूबे ही ना, पहले ऐसा एक्शन लो। तो इसलिए पूरी नीड दे रखी, कॉपी पेस्ट, 1 रीड करने का। रीड, सीएस का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ऑब्वियसली बोर्ड ही करता है, बोर्ड मीटिंग में। रोल सीएस का क्या है? जो भी हमने पढ़ा। रीड, चिल्लर हेडिंग है, रीड कर लेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्लास में इंटरनल ऑडिट कवर करेंगे, जहां पे सभा समाप्त।